हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने जो है चैप्टर 6 तक, जो चैप्टर 6 है इकोनॉमिक सर्वे का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। दरअसल चैप्टर 6 में 2 लेक्चर बने हैं। हुआ क्या था कि चैप्टर 6 बहुत बड़ा था और अभी जो है चैप्टर 7 पढ़ना है। चैप्टर 7 का नाम जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और भविष्य का सामना करने की तैयारी, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण और भविष्य का सामना करने की तैयारी, भविष्य का सामना करने की तैयारी, सामना करने की तैयारी, सामना करने की तैयारी। तो देखो दोस्तों, जो है ये हमारे चैप्टर का नाम है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। आजकल ये जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण है, ये समझिए बहुत बर्निंग इशू है, बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है। ऐसे क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अभी तुर्की में देखिए, अभी तुर्की का नाम भी बदल गया ना, तो तुर्की कर दिया गया। जो तुर्की में देखिए कि क्या हालात हुआ है। तो ये दरअसल जलवायु परिवर्तन की वजह से माना जा रहा है। पर्यावरण जो है उसका, पर्यावरण में जो प्रभाव जो जलवायु परिवर्तन के चलते जो देखने को मिल रहा है, तो ये वही सारी चीजें हैं कि हमने संसाधनों को इतना बेतहासा प्रयोग किया, उपयोग किया, तो उसके चलते जो है बहुत सारे पर्यावरणीय जो है प्रभाव देखने को, मतलब दुष्प्रभाव आप कह सकते हो कि देखने को मिल रहे हैं। अब भविष्य का सामना करने की तैयारी, मतलब जो है कि इससे हमें जो है जलवायु परिवर्तन से भविष्य में हम कैसे सामना करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन मुख्य तौर से विकसित देशों के ग्रीन हाउस गैसों के काफी लंबे समय से चले आ रहे उच्च उच्च प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों के असमान अनुपात में जो है उच्च संचयी उत्सर्जन के कारण हो रहा है। देखो, जैसे हमेशा मैं बोलता हूं ना कि आपको याद होगा कि मुंबई में जब बाल ठाकरे साहब थे, तो मुंबई में जो है, मतलब जो हम यूपी और बिहार से जो लोग जाते हैं उनको भैया बोलते हैं, हम जो है हम सामान्यतया। तो इनने क्या बोला था कि जो है मराठा मानुष को तरजीह देने की बात करी गई थी, और जो भैया को मुंबई से जो है भैया लोग जो यूपी और बिहार के लोग थे, इनसे इनके खिलाफ जो है इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाया गया और काफी कुछ हुआ। आपको पता ही होगा कि उसमें कहा गया कि भाई जो है जाएं, तो उनने विरोध किया काफी यूपी और बिहार वालों का। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि आज जो महाराष्ट्र में खास करके जो मुंबई का डेवलपमेंट है, वो यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की वजह से है। कैसे? यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की वजह से है क्योंकि आप देखोगे कि जितनी भी जैसे कोल्स माइंस जो है या फिर जो ऊर्जा के जो और संसाधन है, तो झारखंड और जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, यहां से माइनिंग होती रही, और जो कंपनियां माइनिंग करती रही उनका हेडक्वार्टर मुंबई रहा या दिल्ली रहा, तो वो टैक्स तो वहां देते रहे और वहीं जो है उसका अपनी मतलब रोजगार के वो भी पैदा हुए, वहां पर जो है रोजगार भी पैदा हुए, रोजगार के अवसर वहीं पर हुए। लेकिन यहां पर इस क्षेत्रों का सिर्फ क्या किया गया? दोहन किया गया। तो इसी तरह कहा जाता है कि भाई जलवायु परिवर्तन जो है, मुख्य तौर से जो विकसित देश हैं, तो अपनी विकास की प्रक्रिया में उनने जो है संसाधनों का जो बेजा उपयोग किया है, तो उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। अपनी उस विकास की प्रक्रिया में जो है जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया और इसके चलते ग्रीन हाउसेस गैसें वो बढ़ गई। अब भाई ग्रीन हाउसेस गैसेस जो बढ़ गई, तो इसके चलते चाहे वो वैश्विक तापन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, या फिर जो ओजोन परत में क्या हो, होल का मामला हो, ये देखने को मिलता है। अब संचयी वैश्विक जो उत्सर्जन की बात करें, तो वर्ष 1850 1850 और 2019, इस 19 है, 29 नहीं है,
तो 18 से 50 और 2019 की अवधि में लगभग 4% का योगदान देने और विश्व औसत में इसका जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ये अत्यधिक कम होने के बावजूद भारत इस समस्या की वैश्विक जो है प्रकृति होने के कारण विश्व में सबसे ज्यादा या सबसे प्रभावित राष्ट्रों में से एक है। जहां भारत उत्सर्जन की उच्च मात्रा के लिए एक जिम्मेदार है, फिर भी यह लगातार विभिन्न उपायों को अपनाने की दिशा में वैश्विक प्रयासों का पालन कर रहा है। और वर्ष 2070 तक, कब 2070 तक, 2070 तक, 2070 तक हमने निवल शून्य उत्सर्जन जो नेट जो इमिशन है, तो जो निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की प्रतिबद्धता जाहिर करी है कि हम शून्य जो है नेट इमिशन करेंगे। उसके साथ साथ उत्सर्जन जो है विकास के नीतिगत जो है मार्गों को सुनिश्चित भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, विकास का सिंपल सा फंडा है कि हम जितना ज्यादा एनर्जी का यूज करेंगे तो उतना ज्यादा हम विकसित होंगे। आप आज देखिए जो विकसित देश है, दरअसल उनने अपनी उस विकास की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी का बेतहाशा प्रयोग किया और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो है आज उनका एक करा धरा है वो हम जैसे देश या खास करके जो नॉन डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, हम तो डेवलपिंग नेशन है, जो अनडेवलप्ड हैं, तो वैसे देश जो है उसका मतलब भुगत रहे हैं। आप देखिए कि अभी तुर्की का जो मैंने अभी मसला बताया ही, और कहीं ना कहीं आए दिन भूकंप और ये सारी चीजें जो है अचानक से होती रहती हैं। आपको ये भी याद होगा गुजरात में जो एक जो है सुनामी आई थी। तो भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यवाही संबंधी लक्ष्यों के साथ विकास लक्ष्य को एकीकृत किया है, और चाहे वह संवर्धित सौर ऊर्जा क्षमता हो संस्थापित के लिए, वहीं जो पीएटी जो चक्र जो 7 है, तो इसमें अधिसूचित उच्च ऊर्जा बचत लक्ष्य और ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा सुगम बनाए गए हैं, और बेहतर हरित आवरण साथ में अन्य लक्षित सरकार से संबंधित किसी भी कार्यवाही के तौर पे किया जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए समर्पित प्रयासों के लिए भारत में अब मैंग्रोव की संरक्षा के लिए, जो मैंग्रोव वन है, तो उनकी संरक्षा और संरक्षण के लिए हमने कई सारे ऐसे विनियामक और प्रचार संबंधी उपायों के अलावा जो आर्द्र भूमि के जो 75 रामसर साइट्स हैं, कितनी है ये भी ध्यान रखिएगा, संख्या पूछी जा सकती है, 75 जो रामसर स्थलों की व्यवस्था की है, और नमामि गंगे और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है उसके द्वारा हम लगातार नदी संरक्षण और उसके कायाकल्प का प्रयास कर रहे हैं। एक मैं डेटा आपको बताता चलूं, और मैंने आपको बताया था कि पीपीटी का उपयोग जो है दरअसल वैसे ही मैं बाकी के जो कोर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं सामान्य दशा में नहीं करता, और मुझे लगता है कि पीपीटी के माध्यम से जो है अगर पीपीटी का हम उपयोग करते हैं तो क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है, जो कंप्रोमाइज हो जाती है कि टीचर को बहुत सारी कुछ बताना होता है लेकिन पीपीटी में जो है पढ़ता हुआ निकल गया, तो ठीक नहीं है। मैं इस वजह से, लेकिन यहाँ पर जो है मैं इकोनॉमिक सर्वे के दौरान पीपीटी का उपयोग दरअसल इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक दिन कॉपीराइट जो है क्लेम आ गया था, तो इसके चलते हाँ। तो एक चीज ये भी बता दें कि अगर आप हमारे जो है यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं भटनेरा इस पे चल रहे हैं, तो आप उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, हमारा जो सीसेट है। और अगर कोई वैसा डाउट है ना तो आप 9555031427 इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो वापस चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई 2047 तक भारत को जो मतलब भारत ने ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी कुछ 2047 तक हमने एक लक्ष्य रखा है। अब जैसे अगस्त 2022 की बात करें तो अगस्त 2022 में देश ने जो है यूएनएफसीसी के पार्टियों के सम्मेलन में, जो यूएनएफसीसी है, तो उसके पार्टियों के सम्मेलन की 26वीं बैठक में व्यक्त किए गए जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका एक दृष्टिकोण विजन है। उसमें उन्होंने कहा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए योगदान जो एनडीसी है उसको अद्यतन किया गया है। वहीं अक्षय ऊर्जा
कि जो स्रोतों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही जो गैर जीवाश्म ईंधन है, यानी जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, उससे 40% तक जो है संस्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2030 तक में ये बात कही गई है और इसने अपने लक्ष्य में जो कि 50% की वृद्धि करी है। इससे क्या होगा कि औसत उत्सर्जन दर में जो है कमी आएगी, जो औसत जो उत्सर्जन है वो कम होगा। वहीं वर्ष 2047 तक भारत को जो है ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और हरित हाइड्रोजन नीति शुरू की गई है। भारत की दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति और साथ में जो है LTLED जो DS है, इसमें भी जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। पर्याप्त और वहनीय वित्त की जो है उपलब्धता भारत की जलवायु संबंधी कार्यवाहियों में एक बाधा बनी हुई है और देश ने अब तक अपनी जरूरतों को बड़े पैमाने पर जो है घरेलू स्रोतों से ही पूरा किया है। अब जलवायु संबंधी कार्यवाहियों के लिए वित्त एक महत्वपूर्ण जो है इनपुट है, बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए कि देश के जलवायु संबंधी जो प्रोग्राम्स हैं, जो कार्यवाहीज हैं, जो एक्शन हैं, इनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सहित जो है निजी पूंजी जुटाने की दिशा में भी प्रयास को बढ़ाया जा रहा है। और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ने ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल के अनुपालन जो है उसमें परिवर्ती के लिए एक ढांचा भी जारी किया था, ढांचा भी तैयार किया था। देखो, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय मंच पर जो है भारत की पहल बहुत उल्लेखनीय रही, बहुत अहम रही है। जैसे ब्राजील जैसे देश इन चीजों को लेकर के काफी मतलब हम चढ़ बढ़ के जो है हिस्सा ले रहे हैं, कोई भी जैसे प्रोग्राम हो, कोई भी एक्शन हो, कोई भी समिति हो। लेकिन जिन देशों के चलते आज हम भुगत रहे हैं या बाकी के देश भुगत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे अपने को अलग कर रहे हैं। आपको याद होगा जो डोनाल्ड चाचा थे, तो जब डोनाल्ड चाचा जो है कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी चीजों से जो है अपने को अलग कर रहे थे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहल बहुत अहम रही है और देश के विभिन्न अंतर सरकारी संगठनों, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके गठन और इनका सुदृढ़ीकरण करते हुए वैश्विक कार्यवाहियों में भी जो है सक्रिय रूप लगा हुआ है। अब देखो, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से तापमान और मौसम का जो पैटर्न है उसमें होने वाला एक दीर्घकालिक परिवर्तन है। देखो, वो एक होता है जलवायु एक मौसम का बदलना। देखो, दोनों टर्म समझना है, मौसम का बदलना और जलवायु का बदलना। आपने एक चीज सुनी होगी, लोग बोलते हैं कि यार आज मौसम जो है ना बड़ा अजीब लग रहा है, बारिश होने को है, मौसम बदल गया है। ठीक है, ठंडी से गर्मी आती है तो क्या है कि मौसम बदल गया है, गर्मी से जो है बरसात आती है, मौसम बदल गया है, बरसात से ठंडी आती है, मौसम बदल गया है। मतलब क्या है कि यह जो है ये शॉर्ट टर्म है, ये दीर्घकालिक नहीं है। मौसम जो है शॉर्ट टर्म बदलता है, दीर्घकालिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें जो है शॉर्ट टर्म चेंजेज होते हैं। पर आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि भाई कल की आज जलवायु बदल गई है, सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दीर्घकालिक परिवर्तन, ये कोई 1-2 दिन में नहीं होता, इसमें सदियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो मौसम शॉर्ट टर्म परिवर्तन है, 2-4 माह में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा कि लोग बोलते हैं अरे मौसम बदल गया, 2 दिन में बदल जाता है कि आज तो बरसात कल ठंडी थी। तो मौसम शॉर्ट टर्म परिवर्तन, जलवायु लॉन्ग टर्म परिवर्तन। मैंने वही आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से तापमान, जो जलवायु परिवर्तन है तो तापमान यानी टेम्परेचर, और जो मौसम का पैटर्न है, तो इसमें होने वाला एक दीर्घकालिक परिवर्तन है। लेकिन 19वीं शताब्दी की जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद, जब हमने जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू किया, तो उसकी शुरुआत के बाद मुख्य तौर से मानव जनित गतिविधियों के कारण जो है जो मौसम में चेंजेज आया, जो मानव जनित गतिविधियां थी। अब जैसे मानव जनित गतिविधियों में ग्रीन हाउसेस गैसों का जो है दशकों तक और शताब्दियों तक जो है इसका बहुत बेजा उपयोग, मतलब जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया गया, तो जो उत्सर्जन है गैसेस का, ग्रीन हाउसेस गैसेस का, बहुत ज्यादा हुआ। तो एक ये देखने को मिला, तो ये वातावरण में आज भी बना हुआ है और इसके चलते सूर्य से जो है निकलने वाली गर्मी जो है वो बाहर नहीं निकल पाई। अब इस सीमा के भीतर
जो रहते हुए हमारी पृथ्वी को और अधिक जो है रहने योग्य बनाता है। जो एक आपने देखा ज्योग्राफी वाले, जो ज्योग्राफी वाली मैम या जो है सर पढ़ाए होंगे आपको कि जो है शॉर्ट रेंज, एक लॉन्ग रेंज होती है, एक शॉर्ट रेंज होती है। उसमें जो है ये पूरा जो खाका है ये हमें पृथ्वी में रहने योग्य बनाता है। अगर जैसे लेयर नहीं हो गैसेस की, बहुत सारी गैसेस जो है हमारे लिए बहुत ही बेहतर हैं, अगर मतलब एक अगर अनुकूल मात्रा में रहें, एक जो है निश्चित मात्रा में रहें। अगर गैसेस का ऊपर नीचे होता है तो वही गैसेस अगर हमारे मौसम को जो है तापमान को परिवर्तित कर सकती हैं। तो इस ये देखने को जो है मिलता है। हमने कई बार सुना होगा कि जैसे कि पृथ्वी में काफी जो है हमारी पृथ्वी को जो है बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं और ये हमारे जो है हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालती है, उसके अनुकूल नहीं है। तो इस तरीके से संवर्धित उत्सर्जन ने समुद्र के स्तर में भी वृद्धि करी। अब भाई जो क्या हुआ कि गैसेस बढ़ी। अब गैसेस बढ़ने के चलते जब गैसेस बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा, जब तापमान बढ़ा तो तापमान का तापमान के चलते जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगे। अब ग्लेशियर्स पिघलने लगे तो आप बताओ कि जो समुद्र है तो समुद्र का क्या होगा कि जो स्तर है वो लेवल है वो भी ऊपर आने लगा। तो आपने कई बार जो टापू वाले देश थे या हमारे जो किनारे वाले, जो हमारे जो फेंसिंग एरिया है, जो जो हमारा किनारे वाला, तो कई बार डूबने के चांसेस है उस क्षेत्र में कि अगर बहुत टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो पिघलेंगे, मतलब ग्लेशियर पिघलेंगे। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो है आपका एंटार्कटिक है तो वहां पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर, इतना बड़ा ग्लेशियर मतलब जो है कि एक बहुत बड़ा जैसे पूरा का पूरा शहर जो है तो विखंडित हो गया है, अपने टूट गया है और वो पिघल भी रहा है। इससे क्या हो रहा है वहीं आप देखो कि मैं एक दिन और मैं आपको बताया कि जो एक मूवी है असल सॉरी आमिर खान जी ने किया था थ्री इडियट। थ्री इडियट में जो है फुनसुक वांगडू का रोल कर रहे थे वो, जो ये सोनम वांगचुक नाम है उनका, वो रियल में वो आदमी जो है लद्दाख से आते हैं। मैं उस मतलब उनका एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और डॉक्यूमेंट्री में ललन टॉप ने उस डॉक्यूमेंट्री को बनाई है, आप जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म में है जाके देखिएगा, एक न्यूज चैनल है ललन टॉप, तो उसने जो है क्या बनाई है कि उसको बनाया है उस डॉक्यूमेंट्री को। उसमें उनका एक जो एंकर है वो जाता है और वो एंकर मतलब जो उनके साथ लोग होते हैं तो बताते हैं कि पहले यहाँ पर जो है प्रॉपर कैसा था, अब यहाँ पानी की कमी हो गई है। वहाँ समझो कि गाँव के गाँव उधस गए हैं। और ये ज्यादा मतलब मैं अपना एक आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। हालांकि कुछ सरकारें, ये सरकारें लगभग जो है सरकारों के बाद हमारे यहाँ इतना बड़ा देश है और इतना जो है ताना बाना है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है ये हमारा सिस्टम है जो पॉलिटिकल सिस्टम है, फिर उसके बाद जो है लोअर ब्यूरोक्रेसी है, ये चीजों को मैनेज नहीं कर पाता या फिर मैनेजमेंट बेहतर नहीं है हमारा। क्यों, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं छोटा था मेरे यहाँ से एक जो है छोटा सा नदी टाइप है हल्का, तो मेरे गांव से, तो ये मान लो कि मेरा गांव है। और जब मैं छोटा था ना तो यहाँ पर एक घाट, घाट को बोलते थे झिन्नन बोलते थे। तो उस घाट में नीचे से, जैसे आपने देखा होगा ना कि नीचे से पानी निकलता है, तो गर्मी में उस मतलब वहां पर जो है घाट था तो नीचे से पानी निकलता था। हुआ क्या कि गर्मी में जो है वो पानी इतना ठंडा होता था, मुझे लगता है कि हमारे गांव के करीब, आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की, 10 साल पहले, 15 साल भी मत जाओ, मुश्किल से 10 साल ही हो गए हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो 10-12 साल पहले की कहानी अगर बताऊं तो 10-12 साल पहले जो है ना मेरे गांव के करीब जो है 80% लोग वहां पर नहाने जाते थे, डेली नहाने जाते थे। अब मेरे गांव के 1% लोग भी वहां पर नहाने नहीं जाते हैं। हुआ क्या कि जो पानी नीचे से निकल रहा था तो सरकार ने एक रपटा सिस्टम बनाया कि बीच बीच में उन्हें रपटा बना करके जो है पानी को रोका। इसके चलते क्या हुआ कि जो पहले गाद आती थी बरसात के टाइम पे तो वो गाद जो है बाहर निकल जाती थी, लेकिन रपटा के चलते जब रपटा बन गया, अब मान लो जैसे यहाँ पे रपटा बन गया, रपटा मतलब एक ब्रिज टाइप होता है हल्का, तो जहां जहां देखो उसने चकडम चिकडम भी बना दिया, चकडम भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बीच बीच में क्या है किया, पानी रोक दिया। अब दरअसल वो इतनी बड़ी नदी नहीं थी, वो जो है खेतों का पानी आता था, तो खेतों की मिट्टी जो है वहां क्या है गाद बन के क्या हो गई है, जहां से पानी निकलता था खेतों की मिट्टी वहां पर जाके जम गई है।
अब जम गई है तो वो जो है मतलब जो नाला, वो नाला नहीं कहो, छोटी सी नदी कह दो, वो 12 मासी थी, मतलब 12 मासी थी। लेकिन अब जैसे ही बरसात समाप्त होती है, अभी पानी उसमें समाप्त हो गया होगा। अब सोचो जरा कि उसमें पानी समाप्त हो गया होगा जिसमें जो है वो 12 मासी नदी थी, गर्मियों में वो इतना ठंडा पानी आता था, ठंडियों में इतना गर्म गर्म पानी। इससे क्या हुआ कि वहां जो सोते थे, जो जल के स्रोत थे, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो मैंने ये एक और कहानी में, मेरे मामा की यहाँ की भी सेम कहानी है। वो नदी जो है उनके जंगल से, मेरे मामा का जो गांव है वो जंगल में है। और जब मैं जाया करता था, तो जंगल से जो है बहुत पानी निकलता था जो है, और वो भी नदी लगभग 12 मासी टाइप थी। आज बरसात खत्म हुई, वो नदी खत्म हुई। तो मैं देख रहा हूं उसकी भी वजह, काफी कुछ वजह है कि, और देखो हमारे इधर जो, मैं बुंदेलखंड से आता हूं, तो बालू बहुत ज्यादा, मतलब इस क्षेत्र से इतनी बालू निकाली गई, तो बालू के चलते जो है ना, बालू निकालते निकालते एक ये भी इशू आ गया। तो इतना ज्यादा माइनिंग हुई, इतना ज्यादा बेतहासा माइनिंग हुई कि चीजें जो है, आज भी जिस नदी की मैं बात कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है। इससे क्या हुआ कि देखो कितना बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत ज्यादा। तो एक ये भी इशू देखने को मिला। अब भाई ग्रीन हाउसेस, अगर देखो जलवायु परिवर्तन में मैंने बताया कि कैसे कैसे चीजें हुई। अब देखो ग्रीन हाउसेस गैसेस का उत्सर्जन जो है, मानवता और दुनिया के सामने जो आने वाली जो अपरिहार्य वास्तविकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज हम इस चीज को बेशक एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन आप जैसे तुर्की में हुआ, ये क्या है, दरअसल जो तुर्की में हुआ ये वही तो है, या फिर जो अभी हो रहा है अलग अलग देशों में, तो वही है। कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के साथ अनुकूलित होने को तत्काल आवश्यकता है कि हम जो है अनुकूलित हो जाएं, क्योंकि दुनिया ने पहले ही इसके परिणामों का सामना कर चुकी है। अभी जैसे तुर्की का मामला मैंने बताया ही, और उदाहरण के लिए ये अनुमान लगाया गया है कि करीब 2030 तक दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोग, 700 मिलियन, समझ रहे हो, इसमें आप अगर मल्टीप्लाई करना है तो 700 का 10 लाख में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपको टोटल संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख, और 10 लाख, तो फिर जो है करोड़, 10 करोड़, और ये अरब, मतलब 7 अरब। क्या 2030 तक की मैं बात कर रहा हूं, 2030 तक हमारी आबादी टोटल कितनी है, लगभग जो हमारी आबादी इस समय है वो लगभग वही 8 अरब के आसपास है, मतलब जो है पूरी दुनिया की आबादी। ठीक है, अब बताओ 2030 तक करीब 7 अरब लोग, जो कि ये 700 मिलियन लोगों को केवल सूखे की आपदा के कारण विस्थापन का खतरा होगा। समझो कि एक मतलब करीब 80% 90% आबादी, या लगभग उससे भी ज्यादा, वो सूखे की मार से जो है, सूखे के कारण विस्थापन का खतरा झेल रही होगी। आप भारत के आज जो है बड़े बड़े शहरों को उठा के देख लीजिए, बेंगलुरु को उठा के देख लीजिए, मुंबई को उठा के देख लीजिए, दिल्ली को उठा के देख लीजिए, या भारत के बहुत सारे शहर, गर्मियों में पानी की वो किल्लत होती है। और ज्यादा दूर की बात नहीं, मैं अभी बुंदेलखंड की बात मैंने बताया कि बुंदेलखंड में तो मतलब क्या ही बताएं, आज भी जो है ना, कभी कभी जो है किसी किसी मतलब गांव में 4-4 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है। ये सब जो है छलावा है, जो मोदी जी कह रहे हैं ना, मतलब ठीक है। और ये अभी हमारे पार्लियामेंट में यूपी में है, असेंबली में ये बहस भी चल रही थी। राजा भैया जो है इस बहस को निकाल भी रहे थे कि कुछ भी कर लो आप, जो है हर घर जो नल का वो है, मुझे जहां तक याद है कि सरकार कहती है हर घर नल, और मेरे मामा के यहाँ से 5 साल पहले हर घर नल के चलते एक टोटी लगा दी गई थी। अभी तक तो पानी नहीं आया, टोटी और पाइप वाइप आ गया है, वही अब हर घर जल नल है। अब लोगों को क्या बताएं, मेरे इधर तो अभी तक हर घर जल नहीं पहुंचा। ठीक है, तो हालांकि उसकी जरूरत, मैं मतलब अगर देखो उन क्षेत्रों पर है जहां पानी का बहुत इशू है, और सबसे ज्यादा जरूरी है पानी का संरक्षण करना। मैं एक किसान फैमिली से आता हूं, और इस वजह से मैं ये भी चाहूंगा कि मुझे जो बाकी जो किसान स्टूडेंट हैं, तो वो ट्रोल ना करें कि सर आपको क्या पता, आप किसानों को लेकर के ऐसा बोलते हैं। गलती दरअसल किसानों की नहीं है, सरकार को ये चाहिए, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसानों को जो खेती का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करवाए।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सारी चीजें की है। आज भी मैं जाता हूं अपने यहाँ, तो खेत में जब पानी लगाते हैं, जैसे गेहूं में पानी लगाते हैं, तो वो मैंने देखा है। ठीक है, बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा, स्प्रिंकलर सिस्टम आप देख रहे हैं, सरकार तो पैसा देती है, फंड करती है, लेकिन एक मैनेजमेंट नहीं है। अब क्या है कि हमारे यहाँ गेहूं में 5 पानी लगता है, देखो गेहूं में 5 पानी। अब गेहूं में 5 पानी लगता है तब गेहूं आ पाता है। और हमारे यहाँ पानी पता है कैसे लगाते हैं? पानी दरअसल गेहूं को हर एक बार खेत भरा जाता है। अब सोचो कि उसको दरअसल पानी कितनी भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब पानी का इसी तरह तो बेजा उपयोग है। अब क्या है कि देखो, चोरी की बिजली तो खूब आती है इधर, हर जगह खूब। ठीक है, बिजली अब ठीक आ रही है, मतलब ठीक है, गांव में अभी भी 24 घंटा नहीं है, लेकिन ठीक है 12 घंटा 14 घंटा रहती है। लोगों ने क्या किया कि जो है ट्यूबवेल, मतलब जहां पानी है, ठीक है, और दिन भर चला दिया, खेत में भर रहा है। इससे क्या होगा, इसका बहुत पानी का दुरुपयोग हो रहा है। होता क्या है कि देखो, फिर तो आप वो एक साइकिल ज्योग्राफी की बता दोगे कि भाई पानी उड़ के ऊपर जाएगा, फिर बादल बनेगा, फिर वो बरस जाएगा, वो अलग फंडा है। लेकिन क्या होगा कि पानी भर दोगे तो ऑब्वियस है कि जो है वो मतलब धूप निकलेगी तो पानी उड़ेगा। तो भाई पानी जब लिमिटेड है, ये जब हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, तो आप इसका बेजा दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, बेजा उपयोग क्यों कर रहे हो? तो अब क्या है कि अब किसानों, मतलब सरकार को या मैनेजमेंट को चाहिए, मुझे तो लगता है ये काम दरअसल कलेक्टर को सौंपना चाहिए। ठीक है, आप पहले तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं कि कलेक्टर बनने के दौरान, और फिर इसके बाद जो है उन्हें पता नहीं रहता कि कितने गांव हैं उनके जो है जिले में, उन्हें आज तक वो गांव जाते ही नहीं है। बस उन्हें जो है ना, आप वो समझ रहे हैं कि जो है पोस्टिंग से मतलब है, और फोटो, आजकल तो कैमरा है तो सेल्फी और फोटो से टाइम ही नहीं मिलता है। दरअसल उस कलेक्टर साहब को ये सब बता के पढ़ा के भेजा जा रहा है, तो कम से कम उसका उपयोग होना चाहिए। अब जरा अगर कलेक्टर साहब, देखो गांव कहा जाता है, देखो भारत में 3 लोगों का बहुत मान्यता है, जो है डीएम, सीएम और पीएम। 3 लोग ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डीएम, सीएम और पीएम है, जो कलेक्टर साहब हैं, पहले तो कम से कम देखो, सीएम और पीएम तो मतलब समझ ही रहे हो, है ना, वो उनसे हो भी नहीं पाएगा, और कितनी एजुकेटेड है तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीएम तो पढ़ के जा रहा है, और उसको जो काम सौंपा गया है वो तो कर ले। अगर सही से काम करे, मुझे कसम से ये लगता है कि चीजें बहुत बदल सकती हैं। अगर डीएम, हर एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही चाह ले तो चीजें बदल जाएगी। देखो, जब आप एक बहुत बड़े पद में होते हैं तो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप बोलोगे लोग मानेंगे। अब अगर यही व्यक्ति, अब देखो सरकार फंड कर रही है, जो अभी ये पाइप मैंने बताया, स्प्रिंकलर सिस्टम और दुनियादारी, खूब पैसा फंड कर रही है, ऐसा नहीं, सरकार पैसा दे रही है। लोग जो है उसका लोगों को पता नहीं है कि कैसे यूज होगा। अब जैसे मान लो कि मैं यही आपको बताया कि ये जो है दरअसल बात गेहूं की है। गेहूं की खेत में 5 पानी में गेहूं आता है, मतलब 5 बार पानी लगाओगे तभी गेहूं आता है लगभग। मोटी जमीन में 4 बार, पतली जमीन में, हल्की जमीन में जहां है वहां 5 बार, कभी कभी तो 6 पानी भी लग जाते हैं, और कभी कभी तो 7 पानी भी लग जाते हैं अगर जमीन जो है ऊंचा खाली हुई। ठीक है, तो इतने में जो है ये गेहूं आ पाता है। अब इतनी जरूरत नहीं है, जरूरत कितनी है कि मतलब भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है जबरदस्ती। वही एक दूसरी चीज जो है पैडी की बता दूं। अब जैसे कि जिन क्षेत्रों में भाई पानी है ही नहीं है, वहां पर भी धान लगाया जा रहा है, पैडी लगाई जा रही है। अरे सरकार को चाहिए कि उन क्षेत्रों में बोले कि भाई वहां की जो जमीन, जिस क्षेत्र, मतलब जो एरिया है, जिस चीज के अनुकूल हो। आप भाई मान लो कि पानी नहीं है और मोटा अनाज में पानी की जरूरत कम पड़ती है, जैसे ज्वार बाजरा, और हालांकि आजकल जो मोटा अनाज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जो मोटापा, ओबेसिटी बढ़ रही है ना, ये मोटे अनाज से ही कम हो सकती है। और आप तो नहीं जान पाए, जो है बाबा रामदेव राष्ट्र को बेच बेच करके इस मोटे अनाज को बेचा राष्ट्र के नाम पे, और उनने इतना पैसा बनाया, लाला रामदेव ने इतना पैसा बनाया कि आपको भी मतलब भरोसा नहीं होगा। ठीक है, अब आप, मैं एक चीज बता दूं, ज्वार, हो सकता है कभी इसका रोटी ना खाए हो, बाजरा मुझे भी 5-6 साल हो गया नहीं खाया, तो इसका रोटी। तो जो ज्वार है ना, एक टाइम पे था कि भाई जो है ना, गेहूं, देखो गेहूं जो है वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि मेरे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे दादा लोग बताते हैं कि गेहूं जो है ना, गेहूं, और अरे एक और कहानी बता दूं, उसे तो छोड़ो, मेरे दादा ये भी बोलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने आधा किलो चावल खरीद लिया था, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था।
समझ रहे हो विनोद, कि उसने आधा किलो चावल, ये काफी टाइम की, आज से जो है 25 साल 30 साल 40 साल पहले की बात है, कि बाजार से वो आधा किलो चावल खरीद लाया था, चावल। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार, चावल हमारे इधर होता नहीं था, चावल बहुत वैसा माना जाता था कि मतलब लोग, सोचो कि जब लोग खा के आते थे, अगर किसी के यहाँ चावल धोखे से बन गया ना, तो लोग अपना मूछ में लगा लेते थे और जान के उसे नहीं निकालते थे, फिर लोग बोलते थे कि देखो ये तो चावल, देखो चावल खा के आया है भैया, फलानुआ जो है भैया ने चावल खाए हैं, समझे, इतनी चावल की मान्यता थी। अब तो हालांकि मेरे यहाँ तो पूरा चावल ही उगाया जा रहा है, मतलब चावल और ये तो पुलिस, आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। दादा मेरे बोला करते हैं आज भी कि जो ये मोटा अनाज है, मतलब इसी में खाते थे यही। और देखो पहले हेल्थ के चलते देखो तब भी बीमारियां, क्रॉनिक बीमारियां होती थी, तो लोग बहुत, मतलब वो था, हेल्थ इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन हाँ लोगों को ऐसी बीमारियां नहीं होती थी कि 30 साल में भाई जो है किसी को अटैक आ रहा है, 30 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, या फिर जो बहुत सारी वैसी बीमारियां नहीं होती थी, जो है ऐसी सारी ओबेसिटी का, ठीक है, वो यही था मोटा अनाज। देखो क्या होता है, मोटा अनाज जो है ना, जब आप जैसे कि ओबेसिटी के लिए आप यूज करते हो, मैं आपको बता दूं, ज्वार इस समय जो ज्वार का रेट मुश्किल से जो है 6000 पर कुंटल होगा, मुश्किल से 6000 पर कुंटल होगा। पर बाबा रामदेव इसी ज्वार को बेच करके और वो पता है 60,000 का कुंटल बेच लेंगे, ये बेचते हैं। बाजरा जो आप जो है 1 किलो बाजरा मार्केट में जो है आप किसी किसान परिवार से, तो वो तो ऐसे ही फ्री देगा, 2 4 10 किलो दे देते हैं, लेकिन अगर 1 किलो खरीदोगे तो बहुत बोल रहा हूं कि अगर जो बाजरा का रेट होगा वो 2500 3000 पर कुंटल होगा, मतलब 25 रुपए केजी के आसपास। बाबा रामदेव अगर इसी 1 किलो बाजरा को अपनी पॉलीथीन में बंद करके, जिसे कहते हैं पीस कर, मतलब वो करके, पीस करके नहीं, या फिर आटा भी तो बिकता है, तो उसका जो वो दलिया बना करके, और इसी को पता है 100 रुपया में बेचेगा। सिर्फ पीसने के उसने जो है, या उसको दड़िया फोड़ने के कितने रुपया आपसे ले लिया, 75 रुपए ले लिया। और आपको, आप जो है ज्वार बाजरा, लोग बोलते हैं बाजरा जुंडी रोटी, पहले एक स्टेटस होता था जो है, लोग बोलते थे अच्छा जुंडी की रोटी खाए हो, मतलब घर में गेहूं नहीं है, ठीक है। आजकल सब कोई गेहूं, गेहूं पानी बहुत ज्यादा, इसी में देखो बाजरा ज्वार, इसमें पानी वानी की बहुत जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी भी नहीं पड़ती, मोटा अनाज है, ये सूखे में भी हो जाता है, पर गेहूं को बहुत पानी चाहिए, जो है धान को बहुत पानी चाहिए। अब इतना पानी उपयोग करोगे तो पानी की तो कमी होगी ही होगी, है ना। ये सारी चीजें मैं जो है ना, ये उसी को पता है जो किसान फैमिली से आता है, बाकी का जो है ना मतलब लोगों को नहीं पता है, तो थोड़ा सा तो ये सरकार का काम है, हालांकि किसानों को की कोई इतना ही ना ही शिक्षित किया गया है और ना ही उनको कोई इकोनॉमिक प्लेजर दिया जाता है, ठीक है। और उनको भी तो अपने जो है बच्चा को मतलब पढ़ाना लिखाना है, तो उनको भी तो पैसा चाहिए, उनकी तो वैसे भी नहीं। देखो सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई असुरक्षित है तो किसान, किसानों पर ही कोई ध्यान नहीं देता, सबसे ज्यादा भारत में किसान असुरक्षित है। आप सरकारी नौकरी पे हो, आप नहीं जाओगे तो आपका उसी दिन का पैसा कटेगा। लोग कहते हैं ना कि गोली चाहे जहां से जाए, हमें तो वेतन से मतलब है, ठीक है। किसानों का क्या है, किसानों का कि आज काट के आए हैं, पता चले कि जो है बरसात हो जाए, बर्बाद हो गया। अभी खेती, मान लो कि खेतों में जो है ज्वार, सॉरी इस समय का तो रबी की फसल है, तो मान लो जैसे है मटर है, चना है, जैसे चना, चना इस समय अपने पीक पर होगा। अब हो क्या जाए कि अचानक से बरसात हो जाए, तो चना का जो घेटी है, घेटी बोलते हैं जो उसका, वो फट जाए। जब फट जाता है तो फिर वो मतलब जो है काला पड़ जाता है, फिर उसका रेट डाउन हो जाता है, सबसे ज्यादा असुरक्षित है, ठीक है। कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, तो ये चीजें हैं, तो उनको भी चाहिए। अब सरकार को किसान फैमिली को लेकर के जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन देख ही रहे हो। चलो, तो यहां तक आपने चीजें देखी, ये काफी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ये मानवता और दुनिया के सामने आने वाली क्या है, अपरिहार्य वास्तविकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा को कम करने और बदलती जलवायु परिवर्तन जो CO2 है, इसकी मात्रा को कम करना
और बदलती हुई जलवायु परिस्थितियों के साथ अनुकूलित होने की तत्काल जरूरत है। हम इसके साथ एक जो है बैलेंस बना लें, क्योंकि दुनिया ने पहले ही इसके परिणामों का सामना किया है। मैंने आपको बताया कि करीब 700 बिलियन लोग जो कि सूखे से प्रभावित होंगे, समझे। और इसका ये जो है जिम्मेदार कौन होगा? जलवायु परिवर्तन। साथ में जलवायु परिवर्तन की बात आने पर आगे क्या होगा और इसके बारे में हमें क्या करना है? देखो, इसके बारे में अभी भी बहुत भिन्नता हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अधिकांश वैश्विक चिंता विशेष तौर से ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन से जो होने वाले उत्सर्जन के बारे में है। अब देखो, जितना अधिक ग्रीन हाउसेस गैसों का उत्सर्जन होगा, जितना भी जीएचसी बढ़ेगी, ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ेंगी, उतना ही अधिक वे वातावरण में बने रहते हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे वृद्धि होती है। इसीलिए ये तर्क दिया जाता है कि यदि कुछ विनाशकारी परिणामों से बचना है, जो कोई विनाशकारी परिणाम है, अगर इनसे बचना है तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाना चाहिए और धीमा किया जाना चाहिए, और यदि संभव हो तो इसके प्रतिकूल कार्य किया जाना चाहिए। इसके प्रतिकूल समझ रहे हो? कार्बन सहित जीएचजी ग्रीन हाउसेस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने का ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि कई राष्ट्रों ने वर्ष 2050 तक, यानी 2050 तक अपने निवल गैस उत्सर्जन को शून्य करने की प्रतिज्ञा की। जितना वो करते हैं तो उसको निवल यानी शून्य, जो नेट इमिशन कितना? शून्य, जो कि ये बहुत बढ़िया बात है। और कुछ राष्ट्रों ने 2060 तक और 2070 तक, मतलब कुछ जो है 50 तक ये प्रतिबद्ध हैं, कुछ 60 तक और कुछ 70 तक। ठीक है, तो ये है। इसके साथ साथ हालांकि देखो, यहीं से एक विषय दिलचस्प होने लगता है कि विज्ञान में इस बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है कि क्या आगामी कार्बन उत्सर्जन में जो होने वाली जो कमी आवश्यक तौर से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने या इसके प्रतिकूल होने की गारंटी देगी। और इसका कारण यह है कि आज के उन्नत राष्ट्रों और मुख्य तौर से जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में जो औद्योगिकरण के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि वाली जो पिछली 2.5 शताब्दियों में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउसेस गैसेस के जो उत्सर्जन पहले ही हो चुका है। विकसित देशों की तुलना में जीएचजी गैसें आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य के तौर पे उसे मापा जाता है और इसके स्टॉक में विकासशील देशों का हिस्सा न्यूनतम रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी कर रहे हैं विकास, उन्होंने विकास मतलब विकसित नहीं हुए हैं, तो न्यूनतम रहा है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और इसकी जो परिरुष्टि की गई है कि जो इस बात पर प्रकाश डालेगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे मुख्य तौर से विकसित देशों के संचयी ऐतिहासिक और वर्तमान ग्रीन हाउसेस जो गैसेस हैं, तो उसके उत्सर्जन के कारण, उसका जो उत्सर्जन है उसकी वजह से संचयन का प्रभाव भी जो है अन्यायपूर्ण होगा। विकासशील देशों को न केवल जलवायु परिवर्तन जो है, जो विकासशील देश हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना होगा, बल्कि इसकी चुनौतियों को जवाब देने के लिए उनकी क्षमता में भी जो है विवश होना पड़ेगा। वहीं आईपीसी की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट है, तो इसमें यह कहा गया है कि उच्च मानव सुभेद्यता वाले वैश्विक हॉटस्पॉट विशेष तौर से पश्चिम मध्य और जो है पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका और जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो विकासशील राज्यों और आर्कटिक में पाए जाते हैं। भाई, इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया जलवायु परिवर्तन, विशेष तौर से अत्यधिक गर्मी, जलवायु परिवर्तन में तो जो है आप देखोगे कि एशिया में जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये अनियमित वर्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। और विडंबना तो ये है कि इस अनुकूलन का जो बोझ है उन लोगों पर सबसे अधिक पड़ेगा जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान दिया है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जो गरीबी का असर सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति, महंगाई का असर सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति पर पड़ता है, जो कि उसका रोल तो बहुत कम है, उसका रोल बहुत कम है,
ठीक है, वो इतना कंजम्पशन नहीं कर रहा है, ना ही उसके पास पैसा है कि वो महंगाई को बढ़ा सके, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ रहा है। यहां पर भी वही है कि जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन के लोग हैं, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर उन पे, उनके पास संसाधन भी नहीं है। भाई उनके पास संसाधन नहीं है तो आप ये खुद सोचो कि जो है वो अपना बचाव भी नहीं कर सकते हैं। और इस सारी चीजों का असर, अगर मान लो आपको बहुत गर्मी लगती है, 2000 आप मान लो कि आज से 20 साल पहले बहुत गर्मी नहीं थी, आराम से काम चल जाता था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के चलते गर्मी लगती है, लेकिन आप गरीब हो तो आप एसी नहीं कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा कि आप पे असर देखने को मिलेगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान जिन लोगों ने दिया उसी पर सबसे ज्यादा जो है असर देखने को मिले। और ये उस दुर्भाग्यपूर्ण अनिवार्यता का अर्थ है कि वातावरण में ग्रीन हाउसेस गैसेस के जो भंडार हैं, उसने पहले से ही घटनाओं की एक श्रृंखला निर्धारित कर दी है, जो कि भविष्य में होने वाले उत्सर्जन में जो होने वाली कमी है, इसको रोकने या इसके प्रतिकूल प्रभाव को बहुत कम कर सकती है। अब भले ही इस प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट या ज्ञात हो, फिर भी कुछ लोग सही तर्क देते हैं, कुछ लोग जो है सही तर्क देते हैं कि इस ग्रह को अधिक रहने योग्य और कम खतरनाक बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे नहीं करना, और आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में उसको लाया जा सकता। अब समस्या यह है कि लोग और राष्ट्र इस तरह के तर्क दे रहे हैं और उनकी ये प्राथमिकताएं जो कि उनके लिए सही है, किंतु यह उन देशों के लिए सही नहीं है जिन्हें समृद्धि की सीढ़ियां अभी चढ़ना बाकी है। उन्होंने समृद्धि की सीढ़ियां नहीं चढ़ी हैं। अब ये अर्थशास्त्र एक स्थायी सिद्धांत है। अब सही संसाधनों का प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग होता है और व्यापार में सदैव लेन देन होता है, जो व्यापार है उसमें सदैव लेन देन होता है। इसीलिए आज के विकासशील राष्ट्र एक दुविधा की स्थिति में हैं, जो रोजी रोटी की विकासात्मक प्राथमिकताओं और पहले ही बदलती जलवायु है उसके साथ अनुकूलित होने के लिए हमें और कितने संसाधनों का उपयोग करना है। ग्रीन हाउसेस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें और कितना समर्पित होना होगा। और आज के विकसित राष्ट्र जो है, तो विकसित राष्ट्र कोयला, जो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैसेस सहित जो जीवाश्म ईंधन के अप्रतिबंधित उपयोग के जरिए समृद्ध हुए हैं। और ये तर्क देना सैद्धांतिक तौर से सुरुचिपूर्ण भी है कि एक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है, और या फिर गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को अपनाने से जो है निवेश और नौकरियां पैदा होंगी। और फिर भी शायद ये कभी जो है व्यवहार में इतनी आसानी से काम करे। उदाहरण के तौर पे चीन ने ये घोषणा की है कि वैकल्पिक ऊर्जा सहित जो है मौजूदा जो ऊर्जा स्रोतों को उपयोग करने से पूर्व भावी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित किया जाना चाहिए। और यह भी हो सकता है कि देश जो है खुद को कोयला चलित बिजली संयंत्रों को खत्म ना कर पाए, और इसके लिए विकल्प या तो प्रौद्योगिकी, वित्तीय संसाधनों या कुशल और जो है प्रशिक्षित मानव संसाधनों, या फिर सभी इन तीनों के संयोजन की कमी के कारण रुक सकते हैं। ये संभावना है। और वे पारंपरिक उद्योगों की तुलना में जो कौशल और प्रौद्योगिकी केंद्रित जो उद्योगों की ओर झुकी हुई है। और इस संबंध में कोई यह भी तर्क दे सकता है कि वास्तव में ऐसा करने की तुलना जो है उन लोगों को जो प्रशिक्षण और स्थानांतरित करने की बात करना जो है क्या है भाई, आसान हो सकता है। तो ये चीजें हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस सेलिंग, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, पुरस्कार होता है ना, पुरस्कार विजेता थॉमस सेलिंग, क्या नाम है भाई? थॉमस सेलिंग। 2005 इन्होंने तर्क दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका राष्ट्रों को पहले तरक्की करने देना था। तो राष्ट्रों को पहले तरक्की करना देना। यदि अगले 40 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की तुलना पिछले 40 वर्षों से की जाए तो जलवायु परिवर्तन की जो सुभेद्यता है वो कम होनी चाहिए, और अनुकूलन के लिए जो उपलब्ध संसाधन अधिक होने चाहिए। अनुकूलन के लिए जो संसाधन क्या है भाई, मतलब संसाधन आप अनुकूलन के लिए ज्यादा प्रयास करो, और जो वल्नरेबिलिटी है उसको कम करो, उसको कम छेड़ो। अब मैं अगर मान लो कि मैं यह बात जलवायु परिवर्तन के बारे में
चिंता को कम करने के लिए नहीं, बल्कि ये पूर्वानुमान लगाता हूं कि क्या विकासशील देशों को गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने विकास का बलिदान देना चाहिए, जो कि उनके नुकसान के लिए जलवायु को बदल सकता है। और स्वयं का निरंतर विकास ही जलवायु परिवर्तन के प्रति उनका सबसे अच्छा बचाव हो सकता है। वहीं कारपोरेट वित्त जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के जो वित्त के छात्रों के लिए कोई बहुत वैसे आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आर्थिक विकास होने से संसाधन पैदा होंगे। आप जो ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि जो भाई आर्थिक विकास होने से जो संसाधन पैदा होंगे, कंपनियां लाभ और आंतरिक संसाधन उत्पन्न कर सकेंगी और इस प्रकार से अपने निवेश के लिए निधि देती हैं। तो दुनिया भारत की कंपनियों के लिए अपने पूंजी निवेश के लिए वित्त का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है और बाजारों की ओर रुख करने से पहले जो अपने जो संसाधन को अपनाता है और ये राष्ट्रों के लिए जो है काम करेगा। इसका एक और कारण है कि यह एक यथार्थवादी प्रस्ताव क्यों है, क्योंकि विकसित देशों या जो बहुपक्षीय संगठनों से जो निधियन हासिल करना अपेक्षाकृत मुश्किल है। विकसित देशों ने सार्वजनिक वित्त को बढ़ाया जा सकता है, विकसित देशों में जो सार्वजनिक वित्त है उसको बढ़ाया जा सकता है और विकासशील देशों में जलवायु संबंधी कार्यवाही के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने का इरादा नहीं है। तो उनके पास जो बहुपक्षीय संसाधनों को अतिरिक्त पूंजी देने की ललक भी नहीं है ताकि वे अधिक उधार देने या अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम हो सकें। तो इसके अलावा लंबी अवधि की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए जो निजी क्षेत्र की इच्छा और प्रोत्साहन संरेखन और सबसे जो गैर अस्तित्व में जो है सबसे खराब। साथ में देखो, अंततः ये इतना अजीब है, ये गैर जिम्मेदार नहीं है कि विकासशील देश अपने वैश्विक जलवायु संबंधी दायित्वों के समक्ष अपनी प्रगति और विकास की आकांक्षाओं को रखते हैं और ये ये मानता है कि जो विकसित देशों ने यह वर्ष बिजली पैदा करने के लिए, अधिक कोयला जलाने के लिए, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपनी जुनूनी चिंताओं को अलग कर दिया है और इस वर्ष रूसी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और अपनी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से यूरोप के देशों को अपने घरों में जो है गर्म और रोशन करने के लिए कोयले का प्रयोग करना पड़ा। वर्ष 2022 में यूरोपीय देशों का जो व्यवहार है वो प्रमुख रूप में जो है समझा जा सकता है और यह देशों की प्रमुख आवश्यकता के तौर पे ऊर्जा सुरक्षा की जो है ये वापसी को दर्शाता है और इसीलिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो है इससे अलग राय रखने का कोई कारण नहीं होगा। वर्ष की शुरुआत में हार्वर्ड में जो है OECD और सोशल इकोनॉमिक्स लैब ने यह भी समझाने के लिए एक टीम गठित की कि जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए जो नीतियों को लागू करना क्यों मुश्किल हो गया है और दुनिया के करीब 20 से अधिक जो कार्बन उत्सर्जक देश हैं, जो वैश्विक CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का 72% जो है वही उत्सर्जित करते हैं और इसमें 4000 से अधिक उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया और इसमें निष्कर्ष चौंकाने वाला था कि सामान्य तौर पर विकसित देशों में नागरिकों ने जो है ड्राइविंग, उड़ान और खान पीन के संबंध में अपनी जीवन शैली और आदतों को परिवर्तित करने में काफी अनिच्छा व्यक्त की है कि वो नहीं जो है चेंज करेंगे, वो कोई जो है परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो जो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने में योगदान देगा, जो कि ये कम नहीं करेगा, और सभी यूरोपीय देश में कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करने की जो नीतियां आसान नहीं है। फ्रांस में इसके लिए कोशिश की गई और वर्ष 2018 में फिर से पीछे हट गया पीछे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था। स्विट्जरलैंड का प्रस्ताव वर्ष 2021 में जो है जनमत संग्रह इसमें करवाया गया, रेफरेंडम हुआ और जनमत संग्रह उसके पक्ष में नहीं गया। तो भाई जिनको आदत लग गई है, मैंने क्या बताया कि जिनको आदत लग गई है जो है कि उन्हें मजा लूटने का, तो वो कैसे आसानी से जो है उस मजा को अपना कम कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें आज ये अपनी आने वाली पीढ़ियों का डर नहीं है कि भाई उनकी आने वाली पीढ़ियों को ये सब भुगतना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें अपनी फ्यूचर का डर नहीं है, अपने बच्चों का डर नहीं है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं खतरनाक है ना। अब ये चुनौतियां जो है पर्याप्त नहीं है कि कई विशेषज्ञ जो है दुर्लभ मृदा तत्वों और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जैसे, तो उसकी उपलब्धता को लेकर के अगले भू राजनीतिक युद्ध का जो है मैदान होने की चेतावनी देते हैं। और जैसे कि जो दुर्लभ जो खनिज हैं,
ठीक है। तो दुर्लभ खनिज जैसे आप देख रहे हो आजकल बैटरी वाला, तो बैटरी को लेकर के अभी हमारे जम्मू कश्मीर में जो है बैटरी में, ये आपको कमेंट में बताता हूँ कि बैटरी जो होती है ना, उसमें कौन सा जो है पदार्थ लगता है। अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडार मिला है और कहा जाता है कि अगर हमारा वो भंडार जो है सही हुआ, मतलब सब ठीक रहा, तो भारत में जो बैटरी से चलित जो कारें हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है हो सकेगा। तो इससे क्या होता है कि भाई अगर मान लो देखो, जो अगला युद्ध इसी के, मतलब कहा जाता है कि ऐसे ही होगा, इसी को लेकर के जो है खनिज तत्वों को लेकर के होगा। और कहीं ना कहीं इसका असर जो यूक्रेन और रसिया में देखने को मिला, रसिया और यूक्रेन में उस क्षेत्र में गैस को लेकर के एक मसला है, जो जियो पॉलिटिक्स पे आप पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम इस बात से पता भी है कि अक्षय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उत्पन्न करने के लिए जो आर ई ई है और सीएम है, जो है सीएम, जो महत्वपूर्ण जो खनिज है, ये बहुत जरूरत है। समस्या ये है कि वे कुछ ही देशों में उपलब्ध है और उससे भी कम देशों में ये संसाधित होते हैं। पर्याप्त जो आरईई और जो सीएम के उपलब्ध होने और साथ में जो गैर जीवाश्म ईंधन के लिए विश्व स्तर पर जो सिंक्रोनाइज ऊर्जा संक्रमण को दूर करना मुश्किल हो सकता है। और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवाश्म ईंधन जो है आधारित जो अस्थियां हैं वो मुश्किल में फंस सकती है। ऐसा कई बार जो है देखने को मिल सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इशू है। साथ ही साथ जो है ब्रूगल संस्थान से जुड़े और फ्रांसीसी सरकार के सलाहकार जो है जीन पिसानी, तो जीन पिसानी फेरी ने जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण अल्पकालिक जो है मैक्रो इकोनॉमिक जो लागतों के बारे में चेतावनी देना शुरू कर दिया है। डेनियल इरगिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वत और विकास के जो अपने लेख में जो है उनका हवाला देते हुए वो लिखते हैं कि यूरोप के अग्रणी आर्थिक थिंक टैंक और जो है ब्रेगल के सह संस्थापक अर्थशास्त्री जीन पिसानी फेरी ने पाया कि भाई निवल कार्बन के उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को आक्रामक तौर से तेजी लाने के लिए आमतौर पर जो अनुमान लगाया जाता है उससे कहीं अधिक बड़े आर्थिक व्यवधान पैदा हो सकते हैं, और जिसे उन्होंने प्रतिकूल आपूर्ति शॉक भी कहा। प्रतिकूल जो है एडवर्स सप्लाइड शॉक कहा, जो कि 1970 के दशक के आघातों की तरह है। और कहा कि इस तरह एक संक्रमण है जिसे पिसानी फेरी ने वर्तमान ऊर्जा संकट जो है शुरू होने से पहले 2021 में लिखा था कि इसके साथ हमारे अनुकूल होने की संभावना नहीं है और नीति निर्माताओं को कठिन विकल्पों के लिए तैयार रहना चाहिए जो पॉलिसी मेकर हैं। और बाद में उन्होंने 2022 में एक लेख लिखा और इसमें जोड़ा कि जलवायु कार्यवाही एक प्रमुख माइक्रो इकोनॉमिक मुद्दा बन गया है, लेकिन जलवायु कार्यवाही का माइक्रो इकोनॉमिक कठोरता और सटीकता के स्तर से जो है काफी दूर है। और सब जो अब जो है सार्वजनिक चर्चाओं के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने, नीति निर्माताओं को पर्याप्त तौर से मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है। और समझ में आने वाले कारणों के लिए वकालत को अक्सर जो है एक विश्लेषण की जो है वरीयता दी जाती है, लेकिन चर्चा के इस स्तर पर आत्म जो संतुष्ट परिदृश्य प्रतिकूल हो गए हैं। अब नीतिगत विचार पर कार्यवाही करने हेतु वैकल्पिक योजनाओं की जो संभाविता है, उन लागतों और लाभों के जो है व्यवस्थित सहकर्मी जो परीक्षित मूल्यांकन है उनकी आवश्यकता है। हालांकि देखो हम इसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का मुद्दा बहुत तेजी से प्रासंगिक होगा और ये वैश्विक स्तर पर व्याप्त हो जाएगा और नीति निर्माताओं का जो ध्यान जो है कहीं ना कहीं ये आकर्षित करेगा। भले ही देश में जो है कार्बन उत्सर्जन जो है शमन के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों की प्रतीक्षा करते हो, परंतु उन्हें अपने लोगों को इसके प्रति स्थापित परख बनाने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए कार्यवाही करनी होगी। इसीलिए संसाधनों के अनुमान जो है जीवन शैली समायोजन सहित जो है कई मोर्चों पर कार्यवाही करने की जरूरत है, आवश्यकता है। अब यहाँ लंबी तटरेखा वाले मानसून पर निर्भर कृषि और जो है बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था वाले भारत देश को अति संवेदनशील देशों में से एक माना जाता है और इसका एक प्रमुख उदाहरण है संचयी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में इसका योगदान जो है केवल 4% 2019 तक की बात कर रहा हूं, और इसकी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा है वैश्विक औसत से बहुत कम है। तो ये तथ्य है कि भाई जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक परिघटना है और इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।
जिसे व्यापक तौर से यह स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है और जो पेरिस जो एग्रीमेंट है, समझौता है, इसमें की गई जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट्स है, वो उनका आधार है। और देशों की जो अलग अलग जिम्मेदारी जो जीएचजी उत्सर्जन में जो है, जो उनका जो उत्सर्जन है, तो उनकी जो भूमिका के मद्देनजर और विकासशील देशों की जो उच्च विकासात्मक आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए वे इक्विटी और सामान्य जो है लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांतों के आधार पर एक सामूहिक कार्यवाही की मांग करता है। और इस सामूहिक कार्यवाही के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान के तौर पर यह परिणत भी होता है। इससे जो है भाई मतलब जो इसके माध्यम से प्रत्येक देश ने तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री नीचे रखने के सामूहिक लक्ष्य की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो कि यह क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री ये पूछ लेगा। पूर्व कितनी हमने जो है प्रतिबद्धता, सामूहिक लक्ष्य जो है, तो प्रतिबद्धता जताई है 2 डिग्री पूर्व औद्योगिक स्तर से। भारत सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत है और ये आपने जो है एनडीसी के माध्यम से अत्यधिक सशक्त जलवायु संबंधी कार्यवाहियों में से ये अगुवाई करता है। इसमें दुनिया में जो स्वच्छ ऊर्जा के बदलाव वाला जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल है और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद देश ने जो अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है और कम जीएचजी उत्सर्जन विकास रणनीति की दिशा में दीर्घकालिक रणनीति शुरू करी है। अब भाई इस संदर्भ में निर्धारण के बाद ये लगभग जो ये चैप्टर है, तो इसमें जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे संबंधी जो ये चर्चा इसमें से लगभग पूरी करी गई है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें से वनों पर चर्चा और कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने में जो है उनकी भूमिका, साथ में अक्षय ऊर्जा में जो है संक्रमण के लिए एक जो दृष्टिकोण और हाल ही में जो प्रस्तुत की गई कम उत्सर्जन विकास रणनीति शामिल है। और इस अध्याय में मैंने बताया कि जो है जो सम्मेलन और जो पार्टीज हैं यानी जैसे COP27, तो 17वें सत्र के जो परिणाम और सतत विकास के लक्ष्य और जो है सक्षम वित्त पोषण पर जो प्रगति, साथ में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करने के लिए जो है मतलब दिशा में जो वैश्विक प्रयासों में जो है भारत की भूमिका पर चर्चा। इसके अलावा पर्यावरण जो है नियम है, तो उसमें जो है हालिया बदलाव हुए और जैव विविधता और वन्य जीवन जैसे जो अन्य पर्यावरणीय पहलुओं पर भी चर्चा किया है मैंने। तो लगभग ये हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हाँ देखो, भारत की जलवायु संबंधी कार्यवाही की अगर प्रगति आप जानना चाहते हैं तो उससे संबंधित एक काम आप कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि जो कुछ मतलब जो है 8 मिशन है, देखो जो NAPCC है, तो इसके 8 राष्ट्रीय मिशनों की प्रगति के क्षेत्र में कई उपायों को शामिल किया गया है। जैसे कि इसमें एक है भाई राष्ट्रीय सौर मिशन, इसके बारे में पढ़ लेना, राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा है उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा है सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा है जो है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला है राष्ट्रीय जल मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो ये आप पढ़ सकते हो। मतलब ये ध्यान रखना कि जो है 8 मिशनों की प्रगति को लेकर के इसमें से कुछ जो उपाय किए गए हैं। इससे संबंधित भारत का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने कुछ जो NDC में जो अलग अलग, जैसे कि अपने मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि भारत ने अपना जो पहला NDC है वो अक्टूबर 2015 में UNFCCC जो है उसको प्रस्तुत किया और इसे अगस्त 2022 में जो है मतलब एक तरीके से अडॉप्ट किया। और वर्ष 2015 के जो NDC में जो 8 लक्ष्य शामिल थे, तो इनमें से 3 जो कि वर्ष 2030 तक जो प्राप्त किए गए मात्रात्मक लक्ष्य हैं
और 3 लक्ष्य जो हैं गैर जीवाश्म स्रोतों के संचयी विद्युत ऊर्जा से संबंधित हैं। इसमें से हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया 40% तक पहुंचाना है। वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में जो है सकल घरेलू उत्पाद की जो उत्सर्जन की मात्रा वो 33 से 35% तक कम करना है। इसके साथ जब CO2 के जो समतुल्य जो अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना है। वहीं पेरिस समझौते का जो आर्टिकल 4 है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पार्टी हर 5 वर्ष में अपने NDC को संप्रेषित या अद्यतन करेगा, और इसीलिए पेरिस समझौते के जो पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार भारत ने वर्ष 2015 के अपने पहले NDC के लिए जो है कुछ जो है उसने मतलब है वो प्रस्तुत किए हैं। बस इतना इसमें जानना जरूरी है, उसने 7-8 जो है चीजें हैं प्रस्तुत की है। वृक्ष और जो वन और वृक्ष आवरण की स्थिति में जो है कल मतलब अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में भारत में जो वन और वृक्ष आवरण में जो कार्बन स्टॉक है उसको लेकर के भी जो है चीजें पता होना चाहिए। तो हम जो है यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।